नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। ठीक है? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी CHSL का डेट भी आ गया है, तो आप CHSL के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एसएससी या रेलवे में भी ये सारा टॉपिक जो संविधान संशोधन का जो टॉपिक है वो पूछता है। ठीक है? तो इसमें संविधान संशोधन के साथ-साथ और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने इसमें ऐड करा है। क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो कम समय में ज़्यादा चीज़ को हम कवर करके चलेंगे, ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान संशोधन, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संविधान संशोधन का मतलब ही होता है कि सुधार करना, ठीक है? मतलब कि संविधान में सुधार करना। अभी तक तो 395 अनुच्छेद थे टोटल, तो अनुच्छेद तो उतने ही है, लेकिन क्या होता है कि जैसे अनुच्छेद 1 है तो उसका क आ गया, ख आ गया, ग आ गया, इस टाइप सा है, लेकिन अनुच्छेद टोटल मूल रूप से अनुच्छेद कितने हैं? तो 395। तो बहुत सारे उसमें सुधार करके जिसको हम सुधार करते हैं, संशोधन करते हैं, उसी को बोलते हैं संविधान में संशोधन, ठीक है? तो क्या होता है कि लेकिन अगर हम संशोधन कर रहे हैं ना, तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब है, अभी आगे हम डिटेल से उसको भी देखेंगे, लेकिन एक बार ऊपर-ऊपर से बता देती हूँ कि जो बेसिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि जो हमारा जो क्या कहते हैं उसे कि जो हमारा भारत है, वो कैसा देश है? तो लोकतांत्रिक देश है, ठीक है? तो इसको हम नहीं बदल सकते कि हमारा जो लोकतंत्र को हम क्या कर सकते हैं, राजतंत्र में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस चीज़ को बोलते हैं और हमारा जो भारत है वो कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। तो हम नहीं बोल सकते कि भारत जो है वो किसी खास धर्म को मानेगा। तो ये होता है संविधान का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें हम सुधार बिल्कुल नहीं कर सकते। कुछ-कुछ पॉइंट है जिसमें हम सुधार कर सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है? चलिए, संविधान संशोधन। भारतीय संविधान संशोधन में संशोधन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा संविधान में परिवर्तन किए जाते हैं। संविधान में क्या किए जाते हैं? परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे कि संविधान जो है वो बहुत पुराने ख़्यालात से भी बना है और बहुत चीज़ अच्छे-अच्छे भी हैं उसमें। तो अगर उस हिसाब से पहले के हिसाब से भी देखा जाए तो कुछ चीज़ें अगर लगती है संसद को कि बदलनी चाहिए, तो वो उसमें क्या कर देते हैं? सुधार कर देते हैं, ठीक है? या फिर कुछ ऐड करनी चाहिए तो फिर नए कानून ऐड होती है। यह संशोधन जो है संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत अगर मैं कहूंगी तो आप उसको 2/3 याद रखिएगा, ठीक है? विशेष बहुमत मतलब 2/3 मतलब 3 भाग में 2 भाग। संसद द्वारा 2/3 विशेष बहुमत से पारित किया जाता है और कुछ मामलों में आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अब तक भारत में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो 106, ठीक है? टोटल कितने संविधान संशोधन हुए हैं? तो 106। और क्या है? तो संसद के दोनों सदनों में से 2/3 मतलब कि विशेष बहुमत। और क्या होता है? और कुछ मामलों में क्या होता है? तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का भी अनुमोदन होना चाहिए, तब जाके ये आगे जो होता है वो प्रोसीजर आगे बढ़ता है, प्रोसीड होता है। उसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर उसमें चाहिए होता है। अगर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया तो फिर वो कानून क्या हो जाएगा? मतलब चेंज हो जाएगा या फिर बदल जाएगा। चलिए, अब है संविधान के बारे में, थोड़ा-सा संविधान संशोधन के बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन जो है वो अनुच्छेद कितना में है? 368। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि संविधान संशोधन जो है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उसके बारे में उल्लिखित किया गया है? तो वो है 368। और यह संविधान के भाग कितना में है? तो टोटल 20 भाग में है, ठीक है? 20वां भाग में संविधान संशोधन के बारे में कहा गया है। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है। संसद को है कि संसद मतलब कि दोनों सदनों में से कोई भी संशोधन का प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा करेगा या लोकसभा करेगा, पहले दोनों में से कोई भी कर सकता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान में किसी भी प्रावधान को जोड़कर, बदलकर या हटाकर संशोधित कर सकती है। हालांकि संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, जैसा कि केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। केशवानंद भारती का क्या है? तो जितने भी पॉलिटी के टीचर्स, अगर वो पॉलिटी बेसिक से पढ़ा रहे, बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहे, तो केशवानंद भारती जी का केस जरूर पढ़ाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और ये जो केस है वो 1973 का केस है। ये बहुत बड़ा केस था। ये क्या है? तो केशवानंद भारती जो थे वो केरल के एक मठ गुरु है। मठ गुरु कहने का मतलब है कि मंदिर के जो सबसे सर्वोच्च हेड गुरु होते हैं ना, हेड पंडित, वो थे। तो केरल सरकार क्या की थी जब भारत आजाद हुआ था,
उसके बाद 1963 ईस्वी में 1963 ईस्वी में एक कानून लाई थी जिसको बोलते हैं जमींदारी उन्मूलन कानून। क्या है? जमींदारी उन्मूलन कानून। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन कानून 1963 ईस्वी को केरल सरकार के द्वारा लाया गया था। इसके तहत क्या होता था कि आजादी के पहले क्या होता था ना कि बहुत सारे लोग जो है वो अगर अमीर है तो वो अमीर ही है, उनके पास बहुत अथाह जमीन है, और कुछ लोग गरीब है तो वो गरीब है जिनके पास एक भी जमीन नहीं है, खाने के लाले पड़े। तो केरल सरकार ने क्या किया, फैसला लिया कि इस कानून के तहत, जमींदारी उन्मूलन के तहत क्या होगा कि जितने भी बड़े किसान हैं, जमींदार हैं, ठीक है, उनसे क्या किया जाएगा, उनका जो भूमि है उससे कुछ कुछ हिस्सा करके थोड़े थोड़े गरीबों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के सभी को औसत भूमि मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसमें से क्या हुआ, उन्हीं में से जब इनकी बारी आई, इनका बहुत बड़ा मंदिर था जो कि एकड़ में फैला हुआ था। ठीक है, जहाँ पे खेती होती थी, इनको चंदा मिलता था और इनको बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। तो जब केरल सरकार के पास इनका जो केस है वो गया, तो ये क्या बोल रहे थे कि नहीं, हम अपना जमीन को है जो वो नहीं देंगे। वैसे भी पहले होता था ना कि ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता था, तो ये बिल्कुल भी मान नहीं रहे थे, और इन्हीं का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ बोला कि अब से जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पे जो अगर फैसला सुनाया जाना चाहिए तो वो सिर्फ मैं ही फैसला ले सकता हूँ। अगर संविधान का कोई मूल सिद्धांत पर किसी भी तरह का कोई भी केस अगर होता है तो उसका फैसला जो है वो हम लेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट लेगा। ठीक है, और संसद को मूल सिद्धांत पर किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, फैसला सुनाया था इनके केस पे। और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी क्योंकि बहुत सारे बड़े लोग नहीं चाहते थे कि उनका जमीन जो है वो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो हाथ से वो बहुत सारा जमीन नहीं गया था, बल्कि कुछ जो जमीन है वो चला गया था, और जो गरीब किसान थे या गरीब लोग थे उनको मिल गया था। ठीक है, चलिए आगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। वैसे भी संविधान, जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है, कठोर संविधान भी है, लचीला भी है कुछ मामलों में। और क्या है, तो भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उधार का थैला, क्योंकि बहुत सारे जो कानून है वो हमने अलग अलग देशों से उधार लिए हैं। चलिए अब है, देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि क्या है आखिर बेसिक स्ट्रक्चर, सोचते होंगे कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स ये है, जैसे कि हमारा जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि हम नहीं बोल सकते संसद के द्वारा इस पर चेंजेस नहीं हो सकता, या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं कर सकता कि भारत को बहुमत से, विशेष बहुमत से, या फिर किसी भी तरीके से भारत को राजतंत्र में बदल दे। ठीक है, तो इसी तरीके का कुछ जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है। आइए हम इसको एक एक करके देखते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। तो संविधान भारत देश का सबसे सर्वोच्च कानून कौन सा है, संविधान। इसको इस पर कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, बदलाव नहीं कर सकता है। सरकार का स्वरूप कैसा है, तो गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक। भारत के सरकार का स्वरूप कैसा है, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप है। आगे, धर्मनिरपेक्षता, यानी कि जो भारत का संविधान है वो कैसा है, तो धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, कैसा चरित्र है, धर्मनिरपेक्ष चरित्र है। इसको भी कोई भी बदल नहीं सकता। शक्तियों का पृथक्करण किस 3 भागों में किया गया ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघीय ढांचा, देश की संघीय शासन व्यवस्था, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका को सदैव संशोधन की समीक्षा करने का अधिकार है। हमेशा इनको संविधान में संशोधन का समीक्षा करने का अधिकार है। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को सुनिश्चित करना है। संसदीय प्रणाली, देश में संसदीय प्रणाली लागू होना है। कानून के शासन को बनाए रखना है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी करवाना है। ठीक है, तो ये है कुछ संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ है, सारे नहीं है। आपको ये समझने में अभी आसानी हो रहा होगा कि
क्या है जिसमें बदलाव किया जा सकता है 368 के तहत, किसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसपे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही फैसला ले सकती है। इस पर जो फैसला लड़ने का, केस लड़ने का जो अधिकार है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना कि संसद के पास। ठीक है, चलिए आगे। अब संविधान के प्रकार। संविधान के कितने प्रकार होते हैं? तो संविधान के 3 प्रकार होते हैं। पहला है साधारण बहुमत, फिर विशेष बहुमत और विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों का अनुमोदन। ठीक है, साधारण बहुमत नाम से ही लग रहा होगा कि एकदम साधारण रूप से किया जाना चाहिए। मतलब कि कुछ कानून ऐसे होते हैं ना, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसपे क्या होता है, जिसपे क्या होता है कि संशोधन करना एक, जैसे बहुत सारे संसद है कि हाँ चलो मेरा भी इसमें सहमति है कि तुम ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो लगभग 50%, 50-50 भी अगर वोट मिल जाए, 50% भी अगर वोट मिल जाए तो क्या होगा कि कुछ नियम को बदला जा सकता है। ठीक है, ज्यादा जटिल नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत कितना होता है? 2/3। विशेष बहुमत कितना होता है? 2/3। कुछ कानून में 2/3 विशेष बहुमत के द्वारा ही क्या किया जा सकता है? कानून को बदला जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। अब है विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों का अनुमोदन। कुछ संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का भी अनुमोदन का आवश्यकता होता है। यानी कि दोनों सदनों का, संसद का जितना भी विशेष बहुमत है वो, और राज्य के जितने भी राज्य में विधानमंडल है उनके सदस्यों का अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है। तब जाके कुछ टॉपिक में क्या होता है? संविधान संशोधन बढ़ता है। ठीक है, आगे। अब है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या होती है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? मतलब किस किस प्रोसेस के माध्यम से जो कानून को गुजरना पड़ता है तब जाके बदलाव होती है। ठीक है, संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संसद का जो विधेयक है यानी कि जो वो कानून है जिसको बदला जाना है, वो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी में भी वो विधेयक को पेश किया जा सकता है सुधार करने के लिए। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। विशेष बहुमत कितना होता है? तो 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। विधेयक को क्या किया जाता है? राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। वो चाहे तो उसको, वो जो विधेयक है उसको खारिज भी कर सकते हैं। ठीक है, वो उनकी मर्जी होती है। लास्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है राष्ट्रपति का। अगर वो चाहे तो वो उसको, कानून को क्या कर सकते हैं? साइन भी कर सकते हैं उस पर कि हाँ बदला जाना चाहिए या फिर नहीं। अनुच्छेद, ये आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जो है उसमें वो एक ऐसा कानून है जिसमें राष्ट्रपति को उस कानून से बाहर रखा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर, मतलब राष्ट्रपति को अधिकार ही नहीं दिया गया है कि उस पर वो हस्ताक्षर करे। ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक कानून बन जाता है और संविधान में संशोधन लागू हो जाता है। तो इन 4 प्रोसेस के द्वारा संशोधन का जो प्रक्रिया है वो होता है। आगे, अब है प्रथम संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। 1951 इस संविधान संशोधन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने, जमींदारी उन्मूलन कानूनों को मान्यता देने और समानता के अधिकार को स्पष्ट करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष ध्यान का प्रावधान है। जमींदारी उन्मूलन क्या होता है कि आजादी के बाद, आजादी के पहले या फिर आजादी के बाद बहुत सारे जमींदार थे ना जिनके पास बड़ी बड़ी भूमि थे, वो बहुत काफी ज्यादा रिच लोग थे। ठीक है, और छोटे किसान छोटे ही रह जाते थे, मतलब उनको किसी भी तरीके का कुछ भी लाभ नहीं मिल पाता था, उनके पास जमीन भी नहीं थी। तो क्या है कि जमींदारी उन्मूलन कानून को मान्यता देनी। जमींदारी उन्मूलन कहने का मतलब है कि जो बहुत सालों से चलते हैं ना जमींदारों का दबदबा, तो उसको खत्म करना है। ठीक है, और सारे, ऐसा नहीं कि इसको मालिकाना हक इसका है तो वो इसका ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको खत्म करना था, मतलब उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना। ठीक है, तो जमींदारी उन्मूलन कानून को मान्यता दिया गया और समानता के अधिकार को स्पष्ट करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष ध्यान देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और आगे क्या है? तो 1951 में इस संशोधन द्वारा संविधान के 9वीं अनुसूची के भूमि सुधार कानून एवं जमींदारी उन्मूलन को भी शामिल किया गया था। भूमि सुधार वही जो केशवानंद भारती जी वाला केस था, और 1963 में जो केरल सरकार के द्वारा भूमि का जमींदारी कानून जो था ना वो लाया गया था, तो उसके लिए भी ये जो था
मतलब जो 9वीं अनुसूची है उसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन को शामिल किया गया था। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि संविधान में तो लिखा ही हुआ नहीं है तो फिर हम ऐसा क्यों माने, इसीलिए इसको फिर ऐड किया गया था। और जब हमारा संविधान बना था उस टाइम अनुसूचियों की संख्या 8 थी और इसी समय 1951 में 9वीं अनुसूची ऐड किया गया था और इस तरह से ऐड होते होते टोटल अभी 12 अनुसूचियां हैं। इसमें हम अनुसूची के बारे में भी पढ़ेंगे, आगे आने वाला है। ठीक है, चलिए अब है 7वां संविधान संशोधन। इसमें वही संविधान संशोधन है जो कि इम्पोर्टेंट है, मैंने सारे नहीं लिए हैं क्योंकि सारे से एग्जाम में पूछता भी नहीं है। चलिए, भारतीय संविधान संशोधन का 7वां संशोधन 1956 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों के पुनर्गठन और राज्यपाल की शक्तियों में बदलाव करना था। इस संशोधन में 1950 से चली आ रही राज्यों के 4 स्तरीय वर्गीकरण प्रणाली को समाप्त कर दिया और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को पेश किया। इसके अलावा इसने लोकसभा में प्रतिनिधि और राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित परिवर्तन भी किए। क्या होता है, बहुत दिनों से चला आ रहा था 4 स्तरीय वर्गीकरण प्रणाली। 4 स्तरीय वर्गीकरण प्रणाली क्या होता है उसको समाप्त करना था, बता रहे अभी क्या होता है, और उसकी जगह पे क्या करना था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को पेश किया गया था कि ये पूरा जो भारत है वो या तो राज्य में विभक्त होगा या तो केंद्र शासित प्रदेश में या तो दोनों में विभक्त होगा। लेकिन जो 4 स्तरीय, जैसे पहले होता था ना अंग्रेजों के समय में बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बहुत सारे जो भारत है वो प्रांतों में बटे हुए थे, तो उसको खत्म करके ये 4 स्तरीय को खत्म करके केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत को विभाजित करना था। ठीक है, तो इसकी अवधारणा को पेश किया गया था। अब 4 स्तरीय वर्गीकरण क्या है, तो है भाग ए या फिर श्रेणी, इसको श्रेणी भी बोलते हैं, श्रेणी ए। ठीक है, ये राज्य ब्रिटिश भारत के पूर्व गवर्नर प्रांत थे। देखिए, ब्रिटिश भारत का जो पूर्व गवर्नर प्रांत था ना, जो बहुत ज्यादा रिच था, ठीक है, जिसको वो लोग अपने हिसाब से, जहाँ पे इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्थिति अच्छी थी, वहां पे उन लोगों ने उनको गवर्नर प्रांत घोषित किया था। असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये थे गवर्नर प्रांत। ठीक है, जो कि श्रेणी ए में इनको रखा गया था, जहां से इनको काफी ज्यादा मुनाफा होता था। उस टाइम तो बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये सब एक ही थे ना, इसीलिए। अब है भाग बी। ये राज्य पूर्वी रियासतें थी, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब। ठीक है, राजस्थान, स्वराष्ट्र और त्रावणकोर, कोचीन, ये है श्रेणी दो। श्रेणी दो, तो इन चार जो, ये जो 4 श्रेणी में जो विभक्त था हमारा जो पूरा भारत था, 4 श्रेणियों में विभक्त था, उसी को बोला गया था कि 4 स्तरीय प्रणाली को अब खत्म कर दिया जाना चाहिए और अब फिर से एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहिए, जिसमें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम से अब भारत को जाना जाना चाहिए। इसीलिए अनुच्छेद 1 में राज्य और उसके राज्यों का, यूनियन के बारे में बताया गया। संघ नहीं बोल सकते, राज्य और उसके राज्यों का संघ नहीं बोल सकते, क्योंकि संघ का मतलब होता है, एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। ठीक है, फेडरेशन मतलब भी संघ होता है और यूनियन मतलब भी संघ होता है। तो फेडरेशन का मतलब होता है ना कि आप उसमें ऐड भी हो सकते हैं और उससे निकल भी सकते हैं, लेकिन यूनियन का मतलब क्या होता है, एक तरह से यूनिटी समझिए, मतलब अखंड होना। मैं बताती हूँ कि ये जो सिक्किम है, जिसको 1975 ईस्वी में भारत में शामिल किया गया था, क्योंकि जो चीन है वो तिब्बत पर हमला कर दिया था और तिब्बत भी एक देश था जो कि चाइना में ही सटा हुआ है। तो उस पर तिब्बतियों पर चीनियों ने क्या कर लिया, आक्रमण करके सारा हिस्सा जो है वो हड़प लिया। उस टाइम क्या हुआ, जो भारत से जो ये उस टाइम छोटा सा देश था सिक्किम, ठीक है, और भूटान भी अभी छोटा सा देश है, तो भूटान बोला कि भारत को कि आप मेरा रक्षा कीजिए। तो अभी भी भूटान का जो बॉर्डर है वहां पर भारतीय सेना जो है वो तैनात रहते हैं उसका रक्षा करने के लिए। ठीक है, और भारत ने बोला कि सिक्किम को कि आप हमारे अंडर आ जाइए, तो वो बोला, सिक्किम जो है वो उत्तर का बात है, 1974 ईस्वी में ये बात हुई थी, और सिक्किम जो बोला कि हमको आपके यहाँ पे यूनियन के रूप में नहीं रहना है, 1 साल तक हम फेडरेशन के रूप में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो 1 साल तक वो फेडरेशन में रहा। फिर जब 1 साल में उसको सब कुछ अच्छा लगने लगा कि हाँ हम यहाँ पे भी सेफ है, भारत हमारी रक्षा करेगा, तब जाके 1975 ईस्वी में सिक्किम को भारत राज्य में मिला दिया गया और उसको भी एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, चलिए आगे, भाग सी। ये राज्य पूर्वी मुख्य आयुक्त प्रांत और रियासतें थी, जैसे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश।
विंध्य प्रदेश, इसको विंध्याचल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। और श्रेणी डी क्या है? तो इस श्रेणी में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था। मतलब कुल मिला के जो 4 स्तरीय वर्गीकरण था जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, कुछ गवर्नर प्रांत थे, कुछ देसी रियासतें प्रांत थी, तो उसके स्थान पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को ऐड किया गया था। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था 7वां। आगे अब है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। इसमें क्या है? तो दादरा एवं नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। दादर एवं नगर हवेली को उस टाइम भारत से अलग था, तो उसको भारत में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ये संघ जो है वो यूनियन है। ठीक है, यहाँ पे फेडरेशन की बात नहीं हो रही है, ये यूनियन है जो कि 1961 से, अगर फेडरेशन होता जैसे कि आसियान है, सार्क है, तो इसमें क्या है, अगर बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं तो वहां से वो निकल सकते हैं क्योंकि वो एक फेडरेशन है, वो भी संघ है, लेकिन वहां से आप अपनी मर्जी से हट भी सकते हैं। एक साइन किया हट गया, एक साइन किया शामिल हो गए। लेकिन यहाँ पे यूनियन मतलब यूनिटी, अखंड है। मतलब आप एक बार यहाँ पे जुड़ गए तो आपको बहुत सारे प्रोसीजर से आपको मतलब कि बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर होता है जिसके माध्यम से आप अलग हो सकते हैं या फिर वो विधेयक पास हो ही ना संसद में, इसीलिए। तो दादर एवं नगर हवेली को कब शामिल किया गया था भारतीय संघ में? 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा। आगे 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। इसमें क्या है? तो 1962 में गोवा एवं दमन एंड दीव को पुर्तगाली सत्ता से मुक्त कराकर भारत में शामिल किया गया था। पुर्तगाली सत्ता मतलब जैसे कि 1947 ईस्वी में पूरा भारत आजाद हो गया था। ठीक है, 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 में पूरा भारत देश आजाद था, सिर्फ गोवा और दमन एंड दीव को छोड़कर। ठीक है, गोवा और दमन एंड दीव को छोड़कर, क्योंकि वहां पे पुर्तगाली जो थे वो अड्डा जमा करके बैठे हुए थे और वो बोल रहे थे कि हम जाएंगे ही नहीं। लेकिन जब 1947 के बाद धीरे धीरे जब भारत का अपना अस्तित्व बनने लगा तो फिर क्या हुआ, 1962 ईस्वी में पुर्तगालियों को गोवा छोड़ना पड़ा, यानी कि पूरे भारत से ही उसको निकाल दिया गया। और तब जाकर 1962 ईस्वी में गोवा और दमन एंड दीव को भारतीय संघ में मिला लिया गया, भारतीय यूनियन में मिला लिया गया। ठीक है, आगे अब है 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। इसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि जो रिटायर होता है ना, वो आयु सीमा बढ़ा करके 60 से 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है कि उनकी भी जो सेवानिवृत्ति आयु है वो कितनी है, 60 से 62 है। लेकिन इसमें बोला गया है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु है वो सीमा बढ़ा करके 60 से 62 वर्ष कर दी गई है। और ये कब हुआ है? तो 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा किया गया है। आगे 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। इसमें क्या है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया है। जो हमारा 8वीं अनुसूची है ये कब की बात है? 1967 की बात है। उसमें 22 टोटल कितना 14 भाषा था शुरू में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे 14 जो भाषा था उस 14 भाषा का जो 15वां भाषा जो ऐड हुआ था ना वो यही था, सिंधी। ठीक है, उसके बाद अभी सारे जुड़ के कितने हो गए? तो अभी टोटल 22 भाषा हो गए, जिसको भी अभी हम आगे देखेंगे। तो ये कब हुआ था? 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में 15वीं भाषा के रूप में इसको जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को। आगे 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। इसमें क्या हुआ था? तो लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई और इस संशोधन के द्वारा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 545, जो कि अभी भी चल रही है। ठीक है, पहले कितनी थी? यानी कि 31वां संविधान संशोधन से पहले कितना था? 1972 से पहले 525 थी, जो कि अब बढ़कर के कितनी हो गई है? 545। ठीक है, आगे अब है 36वां संविधान संशोधन 1975। इसमें क्या बोला गया है कि 36वां संविधान, देखिए अभी मैंने सिक्किम के बारे में बताया था ना, वो इसी में है। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारतीय संघ यानी कि यूनियन में ऐड किया गया है। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। इससे पहले सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य था। 1975 का ये बात है, या क्या बोल रहा है कि सिक्किम को सिक्किम जो था वो भारत का संरक्षित राज्य था। कहने का मतलब है 1974 में
सिक्किम जो है वो 1 साल भारत के शरण में रह के देखना चाहता था कि आप मेरा बचाव 1 साल तक करके देखिए। अगर हमको लगता है कि आपके जो यूनियन में आना चाहिए तो मैं आऊँगा, वरना फिर मैं फेडरेशन में ही रहूँगा, ठीक है? तो भारत बोला कि ठीक है, लेकिन एक बार आप आ गए तो आप हमारी मर्ज़ी से ही जा सकते हैं, और हमारी मर्ज़ी तो इतना है नहीं कि हम आपको भेज दें। चलिए, तो 35वें संविधान संशोधन के तहत सहयोगी राज्य बना था। 35वां संविधान संशोधन के तहत सिर्फ सहयोगी राज्य बना था, और 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 ईस्वी में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 36वां संविधान संशोधन ने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया और भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में शामिल किया। पहली अनुसूची में शामिल किया कहने का मतलब है कि जो हमारा पहला अनुसूची है वो भारत और भारत के राज्यों के बारे में बताता है, ठीक है? चलिए, अब है 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसमें क्या हुआ था? 1976 के रूप में जाना जाता है। देखिए, ये जो है इसमें क्या हुआ था कि राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि जितना भी स्टेट पीसीएस होता है ना, स्टेट पीएससी, स्टेट पीसीएस, तो उसके अध्यक्ष का जो सेवानिवृत्त आयु जो है उसको भी 60 वर्ष से बढ़ा करके कितना वर्ष कर दिया गया था? 62 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है? जो स्टेट पीसीएस होता है, स्टेट पीएससी होता है, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो के जो अध्यक्ष होते हैं, उनका जो निवृत्ति की आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ा करके कितने वर्ष कर दी गई थी? तो 62 वर्ष कर दी गई थी। अब आता है सबसे मेन संविधान संशोधन, जो हर एग्जाम में इस संशोधन से क्वेश्चन रहता ही है, या तो 42वां से पूछ दे या तो फिर 44वां से पूछ दे, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या पूछता है? 42वां से। तो इसको हम थोड़ा डीप से पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें क्या है जिसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं। जैसे बोलते हैं ना कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मान लीजिए मेरे पास एक कॉपी है जिसका बहुत सारा पेज जो है वो उखड़ गया, और हम उसमें लगभग 40 पेज का कॉपी है और उसमें हम 20 पेज को ऐड कर दिए। तो उसका मतलब क्या, हम एक छोटा सा कॉपी है तो उसमें ऐड कर रहे हैं ना। तो इसी तरीके से इसको इसमें बहुत सारे जो बदलाव किए गए हैं या फिर बहुत सारे कुछ ऐड किए गए हैं, जिसके कारण इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। 1976 में इस संविधान संशोधन के द्वारा सबसे अधिक विषयों को संशोधित किया गया था, इसीलिए इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है इसमें, क्या क्या बदलाव हुए हैं उसको एक एक करके देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले है, इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने लोकसभा एवं विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया। जो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है उसका आयु सीमा बढ़ा करके कितना कर दिया? तो 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। जैसे कि एक लोकसभा का जो मेंबर होता है वो 5 साल तक रहता है ना, तो उसका जो आयु सीमा है, मतलब जो उसका जो रिटायरमेंट है वो क्या कर दी कि 5 साल से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दी गई थी। इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के द्वारा ये किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे जो कि इतना बार एग्जाम में पूछा है। ये पूछेगा कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और गरिमा करके क्या बोलते हैं इसको, व्यक्ति की गरिमा दे दिया, ठीक है, ऑप्शन में। तो बोलेगा कि इनमें से कौन सा है जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया? तो व्यक्ति की गरिमा नहीं जोड़ेगी, बाकी ये 3 तो जोड़े गए हैं। या फिर पूछेगा कि मतलब उसी टाइप से हर बार क्वेश्चन पूछता है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अब है 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 10 मूल कर्तव्यों को इस संशोधन में शामिल किया गया था। शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची मतलब होता है जिसमें कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बना सकते हैं, ठीक है? एक चीज मैं बताती हूँ कि संघ होता है और राज्य होता है और समवर्ती होता है, ठीक है? समवर्ती, हाँ, ये 3 तरीके के का सूची होता है जिसके बारे में अनुसूची 7 में कहा गया है, ठीक है? जब स्टार्ट हुआ था कि ये जब समवर्ती सूची जब स्टार्ट हुई थी, जब ऐड हुआ था, ये आयरलैंड से लिया गया समवर्ती सूची को, तो बोला गया था कि संघ सूची के अंदर टोटल 100 विषय हैं जिसमें वो कानून को बना सकती है। टोटल कितने विषय हैं? 100 विषय है जिसमें
जो संघ सूची है, मतलब जो केंद्र है, जो सेंट्रल है, वो क्या करती है कि 100 विषयों में शामिल, मतलब 100 विषयों में वो अकेले कानून बना सकती है। राज्य सूची में क्या बोला गया था कि आप टोटल 61 विषयों में कानून बना सकते हैं। और समवर्ती सूची के अंदर क्या बोला गया था कि आप टोटल 52 विषयों में कानून को बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कि राज्य सूची में 61 था और समवर्ती सूची यानी कि ये दोनों मिलकर के 52 में कानून बना सकते हैं। लेकिन एक ही टॉपिक में अगर दोनों को कानून बनाने के लिए मिल जाए तो राज्य का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, माना जो जाएगा वो सेंट्रल का ही माना जाएगा, क्योंकि केंद्र को बहुत ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई है। लेकिन क्या हुआ था कि शुरू में क्या हुआ था ना कि 61 विषय यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे टोटल 66 विषय थे। राज्य सूची में टोटल 66 विषय थे और समवर्ती सूची में टोटल 47 विषय थे। लेकिन क्या बोला गया उस टाइम, जो है ना, संघ सरकार को ये पसंद नहीं आ रहा था कि राज्य के पास इतना है, तो वो क्या बोल रहा था कि आप हमको यहाँ से 5 तो ऐड करवा दे। ठीक है, तो राज्य बोला था आप तुम्हारे पास तो ऑलरेडी 100 है, तो फिर हम क्यों दे तुमको। तो वो क्या हुआ कि फिर समवर्ती सूची बोला कि अच्छा छोड़ो, तुम अपने पास ही मत रखो, हमको दे दो। ठीक है, तो ये क्या बोला, तो फिर राज्य बोला कि हाँ ठीक है, क्योंकि उसमें तो कानून ये भी बना सकता है। लेकिन संघ कितना ज्यादा चालाक है, क्योंकि तुम कितना भी अच्छा कानून बना लो, मान्य तो मेरा ही वाला होगा ना। तो क्या हुआ कि यहाँ से 5 विषय यहाँ से उठा करके, राज्य सूची से 5 विषय उठा करके, यहाँ से 5 विषय उठा करके इसको दे दिया गया, तब जाके ये क्या हो गया, 52 हो गया, और ये राज्य सूची जो है वो 61 हो गया। तो ये क्वेश्चन ना, कहाँ गया, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि संघ सूची में अभी तक, संघ सूची में कितना तरीके का कानून को बनाया जा सकता है, संघ सूची के अंतर्गत कितने तरीके के कितना तरीका है, जो मतलब कितना सारा, क्या बोलते हैं इसको, कितना नंबर है जो जिसमें केंद्र सरकार जो है वो कानून बना सकता है। तो उसकी जो संख्या है वो 100 है। और राज्य सरकार के पास कितना है, मतलब राज्य सूची के पास कितना है, तो इसके पास है 61, और समवर्ती सूची के पास कितना है, तो वो है 52। ठीक है, संघ सूची में जैसे बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सब आ जाता है। और ये नोट छापने का जो प्रोसेस है वो भी, ऐसा तो नहीं कि राज्य सरकार के पास है, अगर ऐसा होता तो फिर बहुत सारे राज्य अपने अपने नोट्स को छापने लगते। तो ये सब सारा कुछ सोच समझ के बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ जो 5 जो कानून जो है ऐड किया गया था समवर्ती सूची में, वो कौन कौन सा है, उसमें से एक शिक्षा भी है। ठीक है, उसमें से कौन सा है, शिक्षा भी है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया है, और वो कौन कौन से है, तो पहला है शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, और है न्याय प्रशासन। ये 5 विषय है। ठीक है, तो आजकल एसएससी का जो लेवल है वो थोड़ा हाई हो गया ना जीएस के मामले में, इसलिए मैंने ये टॉपिक को इस पर ऐड कर दिया। ठीक है, कौन कौन से 5 विषय है, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, वन्य एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, और न्याय प्रशासन। शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, वन्य एवं वन्यजीव अभ्यारण्य और न्याय प्रशासन, ये 5 विषयों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में ऐड किया गया था, जिसके कारण संघ सूची का जो संख्या है वो 100 था, राज्य सूची का 61 था, और समवर्ती सूची का कितना हो गया था, 52। ठीक है, चलिए अब आता है कि थोड़ा सा सूची को भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बहुत कम समय है ना हमारे पास, तो एक ही वीडियो में हम कितना ज्यादा कवर कर ले तो ये अच्छा ही होगा। प्रथम अनुसूची क्या है, एक सेकेंड, इसमें भारतीय संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके सीमाओं का उल्लेख किया गया है। और सिक्किम को भी जब ऐड किया गया तो वो कहाँ ऐड किया गया था, तो क्योंकि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं का वर्णन किया गया है, तो सिक्किम को भी जब भारत में ऐड किया गया, भारतीय यूनियन में ऐड किया गया 1975 के तहत, तो अनुसूची 1 में वो ऑटोमेटिकली शामिल हो गया था। आगे द्वितीय अनुसूची क्या है, तो द्वितीय अनुसूची में जितनी तरह का हमारे मिनिस्टर्स है, ठीक है, जितने मिनिस्टर्स है, जितने अध्यक्ष है, सरकारी अध्यक्ष, यूपीएससी के भी हो गए, चाहे वो स्टेट वाले नहीं, ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, विधानसभाओं के परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, और भारत के महालेखा एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो उनके वेतन एवं भत्ते की बात की गई। कुल मिला के इतना नहीं याद रखना है,
आपको याद रखना है कि द्वितीय अनुसूची में क्या कहा गया है, तो द्वितीय अनुसूची में वेतन की बात की गई है। ठीक है, पहला अनुसूची क्या है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सीमाओं का वर्णन किया गया है, और सेकंड में क्या बोला गया है, तो सेकंड में वेतन की बात की गई है। ठीक है, वेतन की बात की गई है। थर्ड में भी आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, थर्ड में याद रखना है कि आपको शपथ की बात की गई। थर्ड में क्या बोला गया है, शपथ की बात की गई। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ की बात की गई है अनुसूची 3 में। 4 में जितना भी राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सीटों का आवंटन, इतना नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है राज्यों के सीटों का आवंटन। ठीक है, पहला क्या था, तो भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसकी सीमाओं का वर्णन किया गया, सीमा क्षेत्र का वर्णन। सेकंड में क्या बोला गया था, सेकंड में था वेतन, थर्ड में था शपथ, और फोर्थ में क्या बोला गया है, तो राज्यसभा मतलब जितने भी राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सीटों का आवंटन। पांचवा क्या है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण का प्रावधान है। ठीक है, इसमें बोला गया कि आप सब कुछ कर रहे हैं तो एसटी एससी लोग के लिए भी कुछ प्रावधान लाइए, तो एसटी के लिए, ठीक है, एसटी के लिए ये प्रावधान जो है वो लाया गया, मतलब इसमें इनको खास ध्यान इनका रखा जाएगा एसटीओ का। अब है छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार मोस्ट रिपीटेड है कि छठी अनुसूची के दौरान इनमें से कौन सा राज्य को मतलब इनमें से कौन सा राज्य के बारे में उल्लेख नहीं किया गया या फिर उल्लेख किया गया है, ठीक है, उनके जनजातीय प्रशासन के बारे में। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में के प्रशासनिक क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार वहां पे दिख रहा है, ये वाला देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम में 94.4% लोग जो थे वो एसटी है। 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी तो हुआ नहीं है, तो ये पहले का है। मेघालय में कितने हैं, तो 86.1% एसटी लोग हैं, और असम में 12.44% है, और त्रिपुरा में 31.76, ये थोड़ा छोटा हो गया, 31.76% जो है वो एसटी लोग निवास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे, 7वीं अनुसूची, जिसमें कि जो शक्तियों का विभाजन जो है वो 3 स्तर पर किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भी शामिल है। 7 से समवर्ती, 7 से 7वीं अनुसूची। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची क्या है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भी शामिल है। ठीक है, आगे 8वीं अनुसूची क्या है, तो 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले कितना था, 14, बाद में कितना हो गया, तो 22। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली, ये जो 22 भाषाएं वो शामिल है। शुरुआत में कितनी थी, 14 थी। ठीक है, 1967 ईस्वी में जब 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उस टाइम सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 ईस्वी में जब 71वां संविधान संशोधन हुआ तब जोड़ा गया था। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2004 में जब 92वां संविधान संशोधन हुआ तब इसको जोड़ा गया था, और लास्ट में 2011 ईस्वी में जब 96वां संविधान संशोधन हुआ तो ओडिया को, मतलब जो ओडिसी लैंग्वेज है उसको ओडिया बोलते हैं। ठीक है, नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ओडिया, तो इसको जोड़ा गया था। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। सिंधी भाषा को 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन के अनुसार, मतलब के तहत जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वां संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2004 में 92वां संविधान संशोधन था उस समय जोड़ा गया था। उड़िया का नाम बदलकर 2011 ईस्वी में, यानी कि संविधान का जो 96वां संविधान संशोधन था उस टाइम उड़ीसा या फिर उड़िया रखा गया था। ठीक है, यही है जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो 5 कानून को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में किया गया था, वो कौन कौन से थे, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य और न्याय प्रशासन। आगे 9वीं अनुसूची क्या है,
तो इसमें ये आप याद ना रखें, याद रखें इसमें जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन, ठीक है। 9वां में जमींदारी उन्मूलन। 10वां में क्या है, दा से दस, दा से दल बदल कानून। दल बदल विरोधी कानून क्या होता है? दल बदल मतलब कहने का है कि आप अपना दल को बदल नहीं सकते। दल को बदल नहीं सकते कहने का मतलब है कि चुनाव से पहले, चुनाव से मतलब मान लीजिए कि अभी चुनाव हो चुका है और अगर 2-2.5 साल हो गया तो फिर आप अपना दल को बदल सकते हैं। लेकिन एक बार चुनाव हो जाने के बाद जैसे होता है ना कि ये पार्टी का अगर उसमें जाएगा तो उसका ज्यादा बहुमत हो जाएगा और वो जीत जाएगा, जैसे गठबंधन सरकार बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते आप पहले जाइए, पहले अपने दल को बदलिए, लेकिन चुनाव के दौरान या चुनाव के बीच में आप अपना दल को नहीं बदल सकते, जिसको बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून। तो ये कितना में है? तो अनुसूची 10 में। 11 में बोला गया है पंचायती राज्यों का शक्तियां और 12 में न्यायपालिका की शक्तियों का अधिकार। ठीक है, ये हो गया टोटल अनुसूची। आगे अब है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ये हो गया 448, तो ये हो गया 1978। और 42वां संविधान संशोधन था 1976, यानी कि 426, ये 6। ठीक है, चलिए। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 6 वर्ष से घटा करके फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। और ये किया गया था मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को हटा करके मौलिक के अधिकार से हटा करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, और कहाँ भेज दिया गया था? 300 के का में या फिर ए में। ठीक है, आपातकाल लगाने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया था। क्या है? आपातकाल लगाने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का इस्तेमाल किया गया था। आगे 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इतना ईस्वी में मतलब कि 1985, सन 1985 ईस्वी में इस संविधान संशोधन के द्वारा राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने दल बदल कानून को मान्यता दी थी और संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को 1985 ईस्वी के तहत राजीव गांधी की जब कांग्रेस पार्टी सरकार थी उस समय शामिल किया गया था दल बदल कानून को। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन के अनुसार 5 दूनी 10, ऐसे याद रखिए, 5 दूनी 10, 10वीं अनुसूची थी दल बदल कानून। अगर कोई नेता अपनी पार्टी को बदल देता है या पार्टी की अनुमति के बिना उसके खिलाफ वोट दे देता है तो उसकी सदस्यता को खत्म कर दिया जा सकता है, फिर उसकी सदस्यता क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है। अब है 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। इसमें क्या बोला गया है कि 1986 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को कब दिया गया था? 1975 ईस्वी में। और अरुणाचल प्रदेश को 1986 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, जो कि 55वां संविधान संशोधन था 1986। आगे है 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। इसमें क्या है? तो गोवा राज्य को दमन एंड दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था और दमन एंड दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ये कब किया गया था? तो 1987 ईस्वी को 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का और दमन एंड दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। 58वां संविधान संशोधन क्या है? 1987 ईस्वी। इसमें क्या हुआ था? संविधान संशोधन के द्वारा संविधान को हिंदी भाषा में अनुवाद करने की मान्यता प्रदान की गई और हमारा संविधान अंग्रेजी भाषा में। क्यों मान्यता इसलिए प्रदान की गई थी? क्योंकि जो हमारा संविधान जो बना था ना वो पूरी तरीके से अंग्रेजी भाषा में था। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जब वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सुप्रीम कोर्ट की वो कैसी है? तो इंग्लिश है। इंग्लिश में ही, अगर बहुत इंग्लिश में मतलब आधिकारिक भाषा उसकी इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में ही अपना फैसला सुनाते होंगे या फिर जो भी, लेकिन हिंदी का कहीं भी उपयोग नहीं किया गया। तो 1987 ईस्वी में संविधान को हिंदी भाषा में क्या किया? अनुवाद करने की अनुमति प्रदान की गई थी, क्योंकि जो हमारा संविधान बना था वो इंग्लिश भाषा में बना था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसमें क्या है? तो 1989 ईस्वी में राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने वोट देने की जो उम्र सीमा है वो 21 से घटा करके क्या कर दिया? 18 कर दिया था, जो आज भी चलता आ रहा है। ये कब हुआ था? तो 1989 ईस्वी में जब राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार थी तो उस टाइम वोट देने का जो सीमा है वो क्या कर दिया गया था? 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इसमें क्या हुआ था
कि दिल्ली का नाम बदलकर दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया और यहाँ 70 सदस्य विधानसभा और 7 सदस्य मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया था। ये पूछ सकता है कि दिल्ली में 70 सदस्य विधानसभा और 7 सदस्य मंत्रिमंडल का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। और दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया था, यानी कि NCR। आगे 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें क्या है? तो 3 नई भाषा को संविधान में जोड़ा गया था, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वो कौन कौन सा था? नेपाली। अभी मैंने इसके बारे में बताया था ना, जब मैंने अनुसूची टोटल पढ़ाया था, तो 8वीं जो अनुसूची आई थी उसमें इसके बारे में भी मेंशन किया हुआ था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, यानी कि न म का नमक को कब ऐड किया गया था? तो नमक को ऐड किया गया था 92वां संविधान संशोधन में। मतलब कि ऐसे याद रखिए कि 1992 में जो नमक था वो काफी ज्यादा महंगा बिक रहा था। ठीक है, अब है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें क्या हुआ था? 11वीं अनुसूची के रूप में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची के रूप में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया था। और 12वीं अनुसूची में क्या है? तो नगर पालिका का वर्णन है। आगे है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें क्या है? तो संविधान की जैसे कि यहाँ क्या था? 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज्य को जोड़ा गया है और 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका को शामिल किया गया है 12वीं अनुसूची में। आगे 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या है? तो अनुच्छेद 21 का के तहत राज्यों द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसकी व्यवस्था की गई थी, जो कि सरकारी स्कूल का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो उसी समय क्या बोला गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कि जो अनुच्छेद 21 का है उसमें और उसके तहत राज्य के जितने भी छोटे बच्चे जो कि जिनकी आयु जो है वो 6 से 14 वर्ष है, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा जो है वो प्रारंभ की जाएगी। अब है 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इसमें क्या है? तो 2001 ईस्वी में सरकारी नौकरियों में ST/SC को पदोन्नति में आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया था। 2001 ईस्वी में क्या बोला गया था? क्या किया गया था? 85वां संविधान संशोधन के द्वारा कि ST और SC को नौकरियों में और आरक्षण और प्रमोशन जो है वो प्रदान की जाएगी। 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का सिर्फ 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि मान लीजिए अभी मेरे पास 300 टोटल लोकसभा में मान लीजिए सिर्फ 300 अधिकतम संख्या है, तो इसका 15% कितना होता है? 45। ठीक है, तो इसका 15% यानी कि 45 मंत्री ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री के सहित प्रधानमंत्री को जोड़ करके टोटल कितने होने चाहिए मंत्रियों की संख्या? तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बस मैंने ऐसे बताया। आगे किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का सिर्फ 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और राज्य में मुख्यमंत्री सहित टोटल और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो 12। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लोकसभा के अधिकतम संख्या जो है वो मतलब लोकसभा का जो अधिकतम संख्या है उसका 15%। और यहाँ पे क्या है? राज्य में तो विधानसभा का कुल सदस्य का 15% और उसमें मुख्यमंत्री को भी ऐड करना है। ठीक है, और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम होनी चाहिए 12। 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया था। 93वां संविधान संशोधन 2005। इसमें क्या है? तो सन 2005 में इस संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया था तथा निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई थी। ठीक है, निजी शिक्षण संस्थान कहने का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी, जैसे कि होता है ना कि तुम ST/SC है तो तुमको घुसने के लिए नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। इस 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा उनको प्राइवेट शिक्षण संस्थान में भी क्या हुआ था? तो उनको सुविधा प्रदान की गई थी, आरक्षण। अब है
103वां संविधान संशोधन 2019। इसमें क्या है, तो संविधान संशोधन 2019 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये जो होता है ना, ये जो सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ जनरल का बनता है, सिर्फ जनरल लोग जो होते हैं, राजपूत, लाला, ब्राह्मण, ये सब, तो उनके लिए ही ये जो सर्टिफिकेट है वो बनता है। और उनको कितना प्रतिशत का आरक्षण मिलता है सरकारी नौकरी में, तो 10% का आरक्षण मिलता है। अब है 104वां संविधान संशोधन 2019। इसमें क्या है, तो संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए सीटों का आरक्षण को 10 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए 10 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब है कि वहां पर ये जो अधिनियम है ना, उसमें लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जितने भी ST SC लोग के लिए जो सीट का जो संख्या है वो क्या हो गया कि 10 और वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। ST ये जो हाल ही का संविधान संशोधन है जो कि बहुत चर्चा में रहा था और लागू कब हुआ है, 2020 में। ST और SCO के लिए 10 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया है और वहां पे जितने भी एंग्लो इंडियन समुदाय का जो सीट रिजर्व रहता था उसको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। आगे अब है लास्ट 106वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, ये सबसे लास्ट संविधान संशोधन है, इसके बाद संविधान संशोधन नहीं हुआ है। तो 106वां संविधान संशोधन, जिसे नारी शक्ति वंदन के अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, 2023 में पारित किया गया था। यह अधिनियम भारत के संसद द्वारा पारित किया गया था ताकि लोकसभा, राज्य विधान सभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को क्या कर दिया जाए, आरक्षित कर दिया जाए। कहाँ पे, तो राज्य की विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित कर दिया जाए, तो 1/3। ठीक है, 1/3। अगर 30 वहां पे जेंट्स है तो वहां के 1/3 यानी कि 10 महिलाओं के लिए सीट जो है वो आरक्षित की गई है। ये कब का है, तो 106वां संविधान संशोधन 2023 का। चलिए अब कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। क्या है, संविधान में किया गया कौन सा संविधान संशोधन भारत का मिनी संविधान संशोधन यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, जिसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। कुल मिला के 1976 ईस्वी में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जो जाना जाता है वो कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के किसके नेतृत्व में पारित हुआ था, तो वो हुआ था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। उस समय कौन थी भारत की प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, तो वो है 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी। भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था, यह है 56वां संविधान संशोधन। आगे किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके फिर से 5 वर्ष कर दिया गया, तो यह है 44वां संविधान संशोधन 1978। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई, तो 15वां संविधान संशोधन 1973। आगे किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, यह है 73वां संविधान संशोधन 1992। पंचायती राज्य को दर्जा दिया गया, तो कौन सा अनुसूची में दर्जा दिया गया, पंचायती राज को 11 में और नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को, और वो है 12वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 60 से बढ़ाकर के 62 कर दी गई, तो 15वां संविधान संशोधन 1963। किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 कर दी गई, शुरू में कितनी थी, तो 525 और इसको बढ़ा करके 545 कर दिया गया था, तो 31वां संविधान संशोधन 1973 ईस्वी।
तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन बहुत सारी इसमें जो जानकारियाँ हैं वो थोड़ा हटके हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगी, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी, जिनको पता होगी उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।